अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल हमने थोड़ी शुरू की थी कैफ 3 से रिलेटेड कुछ टॉपिक रेलेवेंट कैश फ्लोज या रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे हमारी डिस्कशन तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया था, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे और कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर। ये जो हमारे इसमें पूरी टेंडर डॉक्यूमेंट को हमने रिव्यू किया था। इस टेंडर डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हुए मटेरियल ए बी सी डी, लेबर स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, इसको हम कवर कर चुके थे। अब ये जो पोर्शन रह गया था, इसकी डिस्कशन हमारी रह गई थी। इसमें से रेलेवेंट कॉस्ट को हमने निकालना, उस पर हमारी बात करनी थी। तो कल तक की जो डिस्कशन थी उसमें से कोई इशू, कोई क्वेश्चन? जी बेटा। अनस्किल्ड लेबर में हमने रेलेवेंट कॉस्ट 20 पर लेबर आवर क्यों ली? अनस्किल्ड लेबर के लिए एक बार फिर हम इसका नोट पढ़ लेते हैं। हमें अनस्किल्ड लेबर के बारे में बताया गया है कि ये वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमें 5 रुपए कमा के दे रहे हैं पर आवर। इनको हम 15 रुपए पर आवर पे करते हैं। मैंने जो इसकी बात आपको समझाई थी कि 15 रुपए हम इनको पे कर रहे हैं, उसके बाद भी मुझे 5 अगर बच रहे हैं, इसका मतलब लेबर मेरे लिए 20 रुपए कमा रहे हैं। बेसिकली लेबर 20 रुपए कमाता है, 15 रुपए मैं उसको दे देता हूँ, 5 रुपए मेरी कमाई है। अब ऑप्शन दूसरी क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम 25 रुपए में हायर किया जा सकता है। इसका मतलब अब मैं चाहूं तो 25 रुपए लेबर को दे के नया वर्कर हायर कर लूं, और चाहूं तो मेरा जो एग्जिस्टिंग वर्कर है जो मेरे लिए 20 रुपए कमा रहा है, मैं उससे कहूं भाई उस 20 रुपए कमाई को छोड़ो, नए काम पे आ जाओ। तो अगर मैं उससे करंट जो जॉब कर रहा है उसे हटाता हूं, उसको डाइवर्ट करता हूं एग्जिस्टिंग जॉब से जो करंटली मेरे पास काम कर रहे हैं, ये काम उनसे छुड़वाता हूं, तो मैं 20 रुपए फोरगो कर रहा हूं। मैं 20 रुपए फोरगो कर सकता हूं। ये ऑप्शन क्या है? ये 20 रुपए कमाता रहूं और 25 रुपए नए वर्कर को पे कर दूं। ये दो ऑप्शन है मेरे पास। तो मेरे लिए बेहतर कौन सी रहेगी? जो सस्ती है। 20 रुपए की कमाई, इनकम फोरगो करना वो भी कॉस्ट है और खर्चा पे करना वो भी कॉस्ट है। तो दोनों मेरे लिए कॉस्ट है। एक 20 रुपए पर आवर है, एक 25 रुपए पर आवर है। जो कॉस्ट कम है वो बेहतर है। 20 रुपए पर आवर कम है 20 25 में से, तो मैं उसको अपनी रेलेवेंट कॉस्ट में लूंगा। रेलेवेंट कॉस्ट हमने बिजनेस के असूलों के मुताबिक भी समझनी होती है कि अगर मैं कारोबार कर रहा हूं तो मेरे कारोबार के लिए बेहतर क्या है, उसके मुताबिक भी मैंने चीजों को लेकर चलना होता है। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे जरा बात कर लें। 2 आइटम रह गई थी हमारी। फिक्स्ड ओवरहेड होते क्या है? रेंट फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की, सैलरी फैक्ट्री मैनेजर की, ये सारी फिक्स्ड ओवरहेड की मिसालें हैं। इनमें से कोई भी चीज कभी पर आवर इनकर होती है? रेंट कभी पर आवर पे किया? सैलरी पर आवर हमने फैक्ट्री मैनेजर की पे करते हैं। ये सारे खर्चे बेसिकली पर मंथ या पर एनम होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में ख्याल रखिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड जनरली इनको पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड के से लिंक होती हैं। पर मंथ होंगी, पर वीक होंगी, पर एनम होंगी। वो कभी भी पर यूनिट नहीं होती, कभी भी पर आवर नहीं होती। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ पर आवर का वर्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब होता है, कॉस्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अगला चैप्टर हमारा ओवरहेड का है, वहां पे पढ़ लेंगे। इसका मतलब होता है कि ये एब्जॉर्प्शन है, फिक्स्ड कॉस्ट की तकसीम है। ये असल खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट की तकसीम की गई है कि पर आवर, क्योंकि रेंट कभी पर आवर पे नहीं होता। लेकिन अगर आपको रेंट पर आवर बताया जा रहा है, इसका मतलब ये अंदाजन कॉस्ट की तकसीम की गई है, एब्जॉर्ब किया गया है। और जब भी फिक्स्ड कॉस्ट को पर आवर या पर यूनिट में तकसीम करके दिया जाएगा, वो ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारी डिस्कशन में शामिल नहीं होते। तो हमारी ये रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे 0 है। ये कॉस्ट खर्चे की तकसीम है, फिक्स्ड कॉस्ट की तकसीम जो है वो रेलेवेंट नहीं होती। हमारे लिए ये कॉस्ट 0 है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर में कैसर टाइम है, अदर एक्सपेंसेस और मिनिमम प्रॉफिट है। तो मिनिमम प्रॉफिट तो हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई मिनिमम प्राइस की वर्किंग में प्रॉफिट 0 होता है। तो ये तो निकल की कहानी, मिनिमम प्राइस की वर्किंग में प्रॉफिट 0 है, तो इसको तो निकाल दो यहां से। अब आ जाएं इन दो वैल्यूज के ऊपर, इनकी क्या रेलेवेंस है? तो जनाब क्या ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट में शामिल होना चाहिए? नहीं। क्यों? दिस इज पास्ट, दिस इज संक। ये तो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर है। कौन सा टेंडर? जो हमारे सामने पड़ा, ये तो बन चुका है ना। इसके बनने पे जो खर्चा लग चुका है वो तो हिस्ट्री होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर, कौन सा टेंडर? ये जो हमारे सामने पड़ा है। तो इस पे बनाने पे जो खर्चा लगा वो हिस्टोरिक कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है। और पास्ट कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। रेलेवेंट कॉस्ट के फीचर्स में से एक अहम फीचर, रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज फ्यूचर कॉस्ट, जो फ्यूचर में इनकर होनी है। और उससे भी अहम बात, इनकर होनी है हमारे फैसले की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने की वजह से जो कॉस्ट इनकर होती है वो रेलेवेंट है। ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, ये तो हो चुकी है, दिस इज संक। तो ये भी इररिलेवेंट है, ये भी 0 है। तो इसका मतलब हमारी रेलेवेंट कॉस्ट कल तक जो हमने एनालिसिस किया था वहीं तक पूरी होगी थी, वही हमारी मिनिमम प्राइस थी। आज हम उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। आज सिर्फ हमने डिस्कस की है कि बात वो ये कि भाई ये इन वैल्यूज का कोई इफेक्ट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं जाता। रेलेवेंट कॉस्ट हमारी कल की डिस्कशन में ही कंप्लीट हो गई थी। मिनिमम प्राइस हमारी रेलेवेंट कॉस्ट के बराबर होती है। ये प्रिंसिपल भी हम डिस्कस कर चुके थे। एनी क्वेश्चन? ये बेटा हमने ना मिनिमम प्राइस को डिफाइन किया था इस इलस्ट्रेशन के एंड पे ना, मिनिमम प्राइस की डेफिनेशन दी गई थी। मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट। हमसे कहा गया है मिनिमम प्राइस बताइए, और साथ में एक असूल बता दिया गया है कि मिनिमम प्राइस हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट के बराबर होती है। तो कॉस्ट के बराबर होती है तो प्रॉफिट बीच में कहां से आ गया? तो कैसर ने मिनिमम प्राइस की कैलकुलेशन में प्रॉफिट भी डाल दिया है।
तो हमने कहा ये गलती है, मिनिमम प्राइस में सिर्फ कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट आती है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, जिसके बाद हम फिर आगे अपने जो है कैफ 6 के नॉलेज पे दोबारा मूव कर जाएंगे। ये भी हमारी कैफ 3 लेवल की ही इलस्ट्रेशन है। रिक्वायरमेंट से बात शुरू करते हैं। एडवाइज द मैनेजिंग डायरेक्टर एज टू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। क्या कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, इस पे मजीद काम हमें करना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, हमें किसी माजी में किसी टेंडर के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस टेंडर पे हम कुछ काम कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हम कुछ काम कर चुके हैं, मे भी 2-4-6 महीने गुजर चुके हैं काम करते हुए। अब 2-4-6 महीने गुजरने के बाद आज हम दोबारा सोचने बैठे हैं कि भाई जो गुजर गया उस पर फातिहा पढ़ लें या आगे चल के इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें। तो सवाल पढ़ते हैं, फिर असूल डिस्कस करेंगे कि इस असूल पे हमने ये फैसला करना है आगे चलना है या नहीं, और फिर हम उसकी डिटेल वर्किंग की तरफ जाएंगे। A research contract which to date has cost company 300,000 is under review. अब तक ऑलरेडी 3 लाख उस पर खर्चा लग चुका है, is under review. If the contract is allowed to proceed, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलते हैं, it will be completed in approximately 1 year and the result would then be sold to a government agency for 6 लाख। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आगे चलेंगे, कंप्लीट करने में साल लगेगा, और साल बाद इससे जो हमें रेवेन्यू आएगा वो 6 लाख है। इसके रिजल्ट्स को हम गवर्नमेंट को भेज के 6 लाख की इनकम कमा पाएंगे इस कॉस्ट के अगेंस्ट। Shown below are the additional expenses which the managing director estimate will be necessary to complete the work. नीचे में डिटेल देगी है उन खर्चों की जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए जरूरी हैं। अच्छा, हम अपना असूल यहीं पे ही इस्टेब्लिश कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है क्या हमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे चलना चाहिए, तो हम चूंकि आज फैसला कर रहे हैं शुड वी प्रोसीड और नॉट, वी शुड ओनली कंसिडर रेलेवेंट कैश फ्लोज या रेलेवेंट कॉस्ट। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? पास्ट नहीं फ्यूचर। पास्ट कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, फ्यूचर रेलेवेंट है। तो मतलब इसमें जो 3 लाख लग चुका है दैट इज पास्ट, वो गुजर चुका है। रेलेवेंट क्या है कि आज से आगे जाएंगे तो एडिशनल एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है? आगे जाएंगे आज से तो इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकम क्या आने वाली है। तो हमने कंपेयर करना है इनकम, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है जी ये। हमने कंपेयर करना है इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट को एडिशनल एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से जो इनकम है वो तो 6 लाख है, ये 6 लाख की इनकम है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट के साथ, जो कॉस्ट है वो हम यहां पे लेके आते हैं और फिर देखेंगे नेट में फायदा है या नुकसान है। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और इस पे बात करते जाते हैं। मटीरियल, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें जो मटीरियल चाहिए, दिस मटीरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,20,000। पास्ट हिस्ट्री नॉट रेलेवेंट, ऑलरेडी खरीदा जा चुका है 1,20,000 का, हिस्ट्री होगी छोड़ दो। It is toxic if not used in this contract, it must be disposed of at a cost of 10,000। टॉक्सिक है, इस्तेमाल ना किया तो डिस्पोज ऑफ करने पे 10,000 का खर्चा लगेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 10,000 का बचत है। तो जनाब हम यहां पे कहेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट सेविंग, और सेविंग है तो इसको हम 10,000 पॉजिटिव फिगर लेते हैं। जैसे ये इनकम पॉजिटिव है, इसको भी मैं पॉजिटिव अब लूंगा, ठीक है। जो कॉस्ट होगी उसको नेगेटिव लूंगा, जो सेविंग है वो पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव फिगर है। मटेरियल कॉस्ट सेविंग सबसे पहले आई 10,000। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज नॉट रेलेवेंट। बेशक हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मटेरियल खरीदा है, बट माजी में खरीदा है ना, तो माजी इज हिस्ट्री। हमने तो देखना है आगे क्या चल रहा है। स्किल्ड लेबर, skilled labor is hard to recruit. The worker concerned were transferred to the contract from a production department, and at a recent meeting the production manager claimed that if men were returned to him they could generate sales of 3 lakh in the next year. The prime cost of these sales would be 2 lakh including 80,000 for the labor cost itself. The overhead absorbed into this production would amount to 40,000. ये है जी skilled labor जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होने जा रही है। अब हमें देखना है कि अगर हम इस लेबर को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करें तो व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। लेट्स गो टू द डायग्राम। डायग्राम पे जाते हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्ट निकालने के लिए पहला सवाल, इज लेबर परमानेंट और टेम्परेरी? द आंसर इज लेबर इज टेम्परेरी। व्हाई? कैसे पता लगा? लेबर टेम्परेरी है ये हमें पता लगता है हमारे इस वर्डिंग से। प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट शामिल है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट का सम, और तमाम डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका सम, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और तमाम प्राइम कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। तो अगर लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ टेम्परेरी लेबर की कॉस्ट होती है, परमानेंट लेबर की कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है। वो पर मंथ है, वो पर वीक है, वो पर एनम है, वो तो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि लेबर हमारी टेम्परेरी है। तो पहला सवाल था लेबर परमानेंट या टेम्परेरी, हमने कहा जी टेम्परेरी। दूसरा सवाल, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? इसका जवाब है नो। और वो कहां से पता लगा? लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट।
हार्ड टू रिक्रूट मतलब उसको हायर करना मुश्किल है, तो इसका मतलब लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। हमें यहां से जवाब मिला नो, और जब हमें इसका जवाब नो मिल गया तो अब रेलेवेंट कॉस्ट देख लीजिए क्या है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो इस लेबर की कॉस्ट है 80,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन 1 लाख। कंट्रीब्यूशन यहां पे बनता है आपका 3 लाख रुपए इसकी सेल वैल्यू है और 2 लाख रुपए इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। सो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो यहां से जनाब इसका बनता है 80,000 कॉस्ट ऑफ हायरिंग, 1 लाख इसका कंट्रीब्यूशन, सो कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज 180,000। यह है जी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। इस डायग्राम के मुताबिक हम चलेंगे, तो डायग्राम के मुताबिक चलते हुए हम इधर आए और इधर इस असूल के तहत हमने रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट इज 180,000। लेबर की कॉस्ट 180,000। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? लेबर की कॉस्ट 180,000 ले लिया हमने, मटेरियल कॉस्ट को कंसीडर कर लिया, लेबर कॉस्ट को कंसीडर कर लिया। जी बेटा, प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैंने प्राइम कॉस्ट के साथ क्या सलूक किया है, मैंने प्राइम कॉस्ट को तो यहां पे लेस किया हुआ बेटा, ऐड नहीं किया हुआ। मैंने 1 लाख की कैलकुलेशन में प्राइम कॉस्ट लेस की हुई है, लेबर निकाली हुई है यहां पे, ये मैं फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूं। इस 2 लाख में लेबर मैंने डिडक्ट की हुई है, इसलिए 1 लाख की कैलकुलेशन में लेबर शामिल नहीं है, लेबर की डिडक्शन हुई हुई है यहाँ पे। तो लेबर की डिडक्शन हुई हुई है, तो मैंने कहा भाई लेबर की कॉस्ट ऐड कर दो, लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। अच्छा जी, ओवरहेड तो वैसे ही उसने अब्जॉर्ब कवर लिखा हुआ है, तो हमारी डिस्कशन में वैसे नहीं आएंगे, इनको छोड़ दिया हमने। तो अब हम रिसर्च स्टाफ पे आइए। अच्छा, आप जरा से पढ़िएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड व्हेन द वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस द रिसर्च डिपार्टमेंट विल बी क्लोज्ड। जब भी ये प्रोजेक्ट बंद होगा, आज बंद करो या साल बाद कंप्लीट करके बंद करो, रिसर्च डिपार्टमेंट बंद करेंगे। रिसर्च वेजेस फॉर द ईयर आर 1,20,000 एंड रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे हैज बीन एस्टिमेटेड एट 30,000 नाउ और 70,000 इन 1 ईयर टाइम। रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे होता है वर्कर्स को जब आप रिटायर करते हो, रिलीज करते हो, जॉब से निकालते हो, तो उसको जो कंपनसेशन देनी पड़ती है। हमें कहा जा रहा है कि अगर हम वर्कर को आज फारिग करें 30,000 देने पड़ेंगे, वर्कर को 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके फारिग करें 70,000 देने पड़ेंगे 30,000 की बजाय। और दूसरी बात, अगर हम वर्कर को 1 साल तक अपने पास काम करवाते हैं तो सालाना तनख्वाह 1,20,000 देनी पड़ेगी। अब हमें यहां से कॉस्ट डिटरमिन करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रिसर्च स्टाफ, कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कराने की वजह से मेरी जेब पे बोझ क्या आता है। तो वो बोझ मेजर करना मैं स्क्रीन पे आपके सामने अगर करूं, अगर आप आज उसको रिटायर करते हो तो 30,000 टोटल देकर उसको फारिग करके घर भेज दोगे। अगर आप उसको 1 साल काम करवा के फिर रिटायर करोगे तो कितने पेमेंट करनी पड़ेगी? 1,20,000 एक और 70,000 एक। काम करवाने की तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना, टोटल 1,90,000 देनी पड़ेगी। तो अब बताइए मेरी जेब पे क्या बोझ आया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की सूरत में? 1,60,000। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की सूरत में मेरी पॉकेट पे जो बर्डन आता है वो 1,60,000 का है। 1 साल तक वर्कर मेरे पास काम करेगा, मुझे 1,90,000 पे करना पड़ेगा। तो 1,90,000 मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं बनी। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? फैसले की वजह से जेब पे बोझ। तो मैं अगर 1 साल काम नहीं करवाता वर्कर से तो भी तो 30 देना ही पड़ा ना, तो इसका मतलब काम करवाने की सूरत में तो 160 देना पड़ा। तो 1,90,000 रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट आपकी यहाँ पे 160 है। सो रिसर्च स्टाफ की कॉस्ट 1,90,000 माइनस 30,000 1,60,000। अच्छा, छोटी सी कहानी एक इक्विपमेंट की है। कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइजेज अ स्पेशल माइक्रोस्कोप विच कॉस्ट 36,000 3 years ago। 3 साल पहले 36,000 की आई थी। हिस्ट्री है, इररिलेवेंट। इट हैज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 इन अनदर 2 years। 2 साल बाद 6,000 की बिकेगी। 2 साल बाद भी मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है कि आज या साल बाद, ठीक है, 3 साल पहले से कोई ताल्लुक नहीं है, 2 साल बाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा फैसला आज वर्सेस 1 ईयर का है, तो जनाब ये भी मेरे रेलेवेंट नहीं है। एंड करंट डिस्पोजल वैल्यू 16,000, यस, ये रेलेवेंट बनती है कि आज मैं बेचूं तो 16,000 की बिकती है। If used in the contract, it is estimated that the disposal value in 1 year's time will be 12,000। मतलब मैं अगर आज कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दूं तो 16,000 कमा सकता हूं बेच के। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूं तो 1 साल बाद बेच के 12,000 कमाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेचने की वजह से नुकसान कितना हुआ? 4,000 का। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 4,000। 16,000 माइनस 12,000 इट इज 4,000। कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विपमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 4,000। बाकी फिगर्स जो स्टेटमेंट में गिवन है इक्विपमेंट से रिलेटेड वो इररिलेवेंट है। ये फिगर भी हमारे काम की नहीं है, ये फिगर भी हमारे काम की नहीं है। आखिरी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद 70,000 पर एनम टू कवर जनरल बिल्डिंग एक्सपेंसेस। वर्ड आ गया चार्ज का, इसका मतलब ये बेसिकली
कॉन्ट्रैक्ट की जो टीम है ना हमारी बिल्डिंग में बैठी हुई है, बिल्डिंग में और भी काम हो रहे हैं, एक कमरा इसको भी दिया हुआ है, तो चूंकि बिल्डिंग शेयर हो रही है तो बिल्डिंग के खर्चे में 70,000 इस कॉन्ट्रैक्ट को भी चार्ज किया जा रहा है। इसकी वजह से खर्चा हो नहीं रहा। हमने पहले बात की थी, चार्ज का मतलब होता है खर्चे की तकसीम, चार्ज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग खर्चे की तकसीम, चार्ज का मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नया खर्चा नहीं है। तो चार्ज का मतलब तो तकसीम है, तो ये तो होगी कहानी खत्म, ये तो भाई छोड़ दो, इसको तो हमने कंसिडर नहीं करना, ये तो इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं। Immediately after the contract is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 14,000। जिस कमरे में कॉन्ट्रैक्ट की टीम बैठी हुई है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बंद होगा वो कमरा खाली होगा, वो कमरा हम 14,000 सालाना किराए पे दे सकते हैं। इसका मतलब अगर आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करो तो आज किराए पे दे दोगे, और अगर एक साल बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके बंद करते हो तो फिर एक साल का रेंटल इनकम आप फोरगो करोगे। तो यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट आएगी रेंटल इनकम फोरगोन 14,000। लीजिए जी, अब यहां से देख लीजिए टोटल कॉस्ट आपकी क्या बनती है। पहले इस ब्लॉक का सम कर लीजिए। जी, इस ब्लॉक का सम बताइए क्या आ रहा है। 348,000 ये कॉस्ट आ गई, और नेट देखें तो 252,000 का बेनिफिट आ गया। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में रेलेवेंट कॉस्ट इन्वॉल्व 348 है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में रेलेवेंट कॉस्ट 348 लगती है, और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के नतीजे में जो रेवेन्यू आता है वो 6 लाख है। एज अ रिजल्ट नेट फायदा हमें है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। हमसे पूछा गया है शुड कॉन्ट्रैक्ट बी अलाउड टू प्रोसीड, तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में नेट फायदा है तो हमारा डिसीजन है इट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, इसको कंप्लीट होना चाहिए। जी, एनी क्वेश्चन। बेटा कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज हमने क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए आई विल टेक यू बैक टू नोट्स, जहाँ पे हमने रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। उधर ये फिक्स कॉस्ट की बात हुई थी, और उधर आपको बताया गया था कि भाई अगर फिक्स कॉस्ट के साथ इनमें से कोई भी वर्ड लगा हो इसका मतलब वो इरेलेवेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं खर्चा हो रहा, वो एग्जिस्टिंग खर्चे की तकसीम है, और एग्जिस्टिंग खर्चे की तकसीम रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। बेटा हमारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट का नीड है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ इट विल बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट एक साल में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसी पीरियड को देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। जी, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में होता तो 2 साल के हिसाब से सारी वर्किंग हम बनाते, हमें इन्फॉर्मेशन सारी उसी हिसाब से दी जाती। एनी क्वेश्चन। अच्छा जी, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को हमने डिस्कस कर लिया, इसके प्रिंसिपल की एप्लीकेशन आगे जब हम एग्जामिनर क्वेश्चन पे जाएंगे वहां पे आएगी। अगले कुछ लेक्चर तक 5, 7, 8 लेक्चर तक, जब तक हम पास पेपर तक नहीं पहुंचते, रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन हमें अब नजर नहीं आने वाली। हम छोटे छोटे सेगमेंट में इस टॉपिक को सीख रहे हैं, हम टुकड़ों में इस टॉपिक को सीखते जा रहे हैं, और एग्जामिनर क्वेश्चन में जाएंगे तो काफी ज्यादा टुकड़े मिलकर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने थोड़ी सी डिस्काउंटिंग की बात की, जैसे हमने थोड़ी सी एनपीवी की बात की, पेबैक की बात की, रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात की। अब हम अगली जो बात करने जा रहे हैं वो है जी नेक्स्ट टूल की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसकी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात कर लें। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, साथ साथ टूल भी सीखेंगे, साथ साथ एडिशनल स्किल्स भी सीखते जाएंगे, और ग्रेजुअली हमारा ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल डिस्कस किया, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, अगर नहीं तो दोबारा सुन लीजिए। एनपीवी का टूल टेक्निकली बेस्ट टूल है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, टेक्निकली मोस्ट एडवांस टूल, बेस्ट टूल है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। डिफरेंट टूल्स हम पढ़ते हैं, इन कंपैरिजन सबसे बेहतरीन टूल, सबसे ज्यादा रिलायबल टूल एनपीवी है, बट एनपीवी हैज अ लिमिटेशन। एनपीवी हमें ये तो बताती है कि प्रोजेक्ट की एनपीवी, फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ली अगर, और प्रोजेक्ट्स को हमने 10% पे डिस्काउंट किया, एनपीवी पॉजिटिव आई, हमें इन्फॉर्मेशन ये तो मिल गई कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज्यादा है, फीजेबल है, कर लो। और अगर हमारी 10% में एनपीवी नेगेटिव आ गई, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से कम है, अनफीजेबल है, छोड़ दो। लेकिन प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है क्या, ये एक बड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें अक्सर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि ठीक है आपने बता दिया 10% से ज्यादा रिटर्न है, लेकिन कितनी है, 12 है, 15, 18 बताओ तो। आपने कहा 10% से कम रिटर्न है, लेकिन कितनी है, 9 है, 9.5 है, 8 है, बताओ तो एनपीवी का ये ड्रॉबैक है, ये हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताता। एनपीवी मेथड में, दोबारा तवज्जो सुन लीजिएगा, एनपीवी मेथड में हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को टारगेट रेट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। सही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न है, जो कि हमारे बिजनेस का टारगेट रिटर्न बन जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है कम से कम उतना तो कमाना है ना। तो एनपीवी मेथड में हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को टारगेट रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं, और पॉजिटिव एनपीवी नेगेटिव एनपीवी के साथ फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहें तो एनपीवी हमें प्रिसाइज रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताती, उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है एक और टूल का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के टूल का सहारा लेते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं हाउ टू डिफाइन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कोई डिफाइन करेगा मेरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टूल मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टूल मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट सालाना किस रेट पे रिटर्न कमाएगा, ये आईआरआर का टूल मेजर करता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ आईआरआर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने जो अभी तक एनपीवी
से रिलेटेड डिस्कशन की है उसी का सहारा लेते हैं, वहीं से एनपीवी की डिस्कशन से हम आईआरआर निकालते हैं। हमने अभी रिकैप लिया कि अगर आप कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करो, अगर कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करो और एनपीवी पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न आर से बड़ा है, ऐसा ही है, यही बात की है। सिमिलरली हमने बात की कि अगर हम कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करें और हमारी एनपीवी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न आर से कम है। लेट्स एनपीवी के रेफरेंस में तो आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको आर कह देते हैं। दोबारा थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, कहते हैं आर ही है वो, कॉस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को भूल जाओ। अच्छा, अगर इसी तरह हम किसी रेट पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें और एनपीवी जीरो आ जाए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो आ जाए, तो हम यहां पे आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं इस केस में प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर। ये सारी डिस्कशन हमने जो की है आईआरआर फाइंड आउट करने की अप्रोच की तरफ की है। इसका मतलब आईआरआर होती क्या है? ये है ना आईआरआर, प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ही तो आईआरआर है। तो इसका मतलब इस डिस्कशन के मुताबिक अगर मुझे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानना है तो मुझे ऐसा आर ढूंढना है जिस पे एनपीवी, ऐसा आर ढूंढो जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो आए। तो जिस आर पे आप प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो और एनपीवी जीरो आ जाए, वही आर आपका आईआरआर है। ऐसा रेट जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो आती है, वो रेट आपका आईआरआर होता है। तो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने का तरीका क्या है? ऐसा रेट ढूंढो जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो आ जाए। अब वो कैसे ढूंढनी है वो अलग कहानी है, बट फिलहाल आईआरआर है क्या? आईआरआर मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। आईआरआर ढूंढना कैसे है? आईआरआर कैलकुलेट कैसे करना है? ऐसा रेट ढूंढो जिस पे एनपीवी जीरो आ जाए। जिस रेट पे एनपीवी जीरो होती है वही रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर होता है। तो अभी हम सिर्फ ये दो जुमले देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां तक कोई सवाल? आईआरआर की कैलकुलेशन भी आपने की होती है ना, की हमें, तो आईआरआर कैलकुलेशन का तरीका भी पता होगा आपको। चलिए उस तरीके में भी चलते हैं, लेकिन पहले जरा ये मेथड समझ लीजिए, जरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। आप जब किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को लो रेट पे डिस्काउंट करने से अगर आप पॉजिटिव एनपीवी ले रहे हो, तो जैसे हाई रेट पे डिस्काउंट करोगे वो एनपीवी कम होती जाती है, सही है ना? क्योंकि जब हाई रेट पे डिस्काउंट कर रहे हो तो हाई रेट पे डिस्काउंटिंग का मतलब हायर रिटर्न डिडक्शन शुरू होगी। हाई रेट पे डिडक्शन शुरू होगी रिटर्न की, तो डिडक्शन जब ज्यादा हो जाती है, कटौती जब ज्यादा हो जाती है हाई रेट पे डिस्काउंटिंग से, तो रिजल्टेंट एनपीवी लो होती जाती है। तो आप ये बिहेवियर होता है डिस्काउंट रेट के बदलने के साथ एनपीवी का। एनपीवी पॉजिटिव से रेट बढ़ने के साथ पॉजिटिव जोन से जीरो की तरफ आती है और फिर नेगेटिव जोन में जाना शुरू हो जाती है। एज पर आवर डिस्कशन, आईआरआर क्या है? ऐसा रेट जहां पे एनपीवी जीरो है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग हिट एंड ट्रायल से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 कहां पे जीरो आएगी, रिटर्न ट्रायल से देखते जाओ जीरो कहां आती है। तो आप इस तरह देखते हो कि रेट के बदलने से एक ही प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को 5% पे डिस्काउंट करो, एनपीवी इधर है, 10 पे डिस्काउंट करो, एनपीवी इधर आ गई, 15 पे करोगे एनपीवी जीरो हो जाएगी। एक ही प्रोजेक्ट को डिफरेंट रेट्स पे जब डिस्काउंट करते हैं, तो जैसे जैसे आप हायर रेट पे डिस्काउंट करते हो, एनपीवी पॉजिटिव से जीरो की तरफ और अल्टीमेटली नेगेटिव जोन में जाना शुरू हो जाती है। ये बिहेवियर है विच यू शुड रिकॉल फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज। ये बिहेवियर पढ़ा है ना आपने? तो इस बिहेवियर के मुताबिक हम कहते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल से ऐसा रेट ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जिसपे एनपीवी जीरो आ रही हो। बट प्रैक्टिकली एग्जाम में हमें इतने ज्यादा हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं कि 5, 7, 8, 10 बार ट्राई करते रहे। एग्जाम में हम क्या करते हैं? ये जनाब, एग्जाम में हम ये काम करते हैं, ये स्टेप्स आपने सीखे हैं। एस्टिमेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स। सिलेक्ट एनी टू रेट्स, कैश फ्लो अगर आपके पास है, कोई से दो रेट लीजिए, दो डिस्काउंट रेट लीजिए, उन दोनों रेट्स पे एनपीवी प्रोजेक्ट की कैलकुलेट कीजिए। दो रेट्स, दो एनपीवीज आ गई। उसके बाद आप ये इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस इंटरपोलेशन के फार्मूले से आप आईआरआर एस्टिमेट करते हैं। ये इंटरपोलेशन का फार्मूला गिव्स यू एस्टिमेटेड आईआरआर। एक्यूरेट आईआरआर लेनी है हिट एंड ट्रायल से, टिक 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 करते जाओ, एक एक रेट पढ़ लो, उससे देखो एक्यूरेट आईआरआर आएगी। लेकिन इस मेथड से जो आईआरआर आती है वो एस्टिमेट होती है। कैसे? वो ये ग्राफ आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल आपने दो रेट सेलेक्ट किए, एक रेट सेलेक्ट किया ए, एक रेट सेलेक्ट किया बी। ए की एनपीवी आई है, बी की एनपीवी आई है, और आपने जब इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाया तो आईआरआर की वैल्यू हमें ये मिलती है। आईआरआर की वैल्यू मिली। इंटरपोलेशन के फार्मूले ने किया क्या? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया और अंदाजे से बता दिया इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अंदाजन आईआरआर है। असल में ये जो बिहेवियर है स्ट्रेट लाइन नहीं होता, असल में ये बिहेवियर कर्व है। एक्चुअल आईआरआर शायद ये है, लेकिन हमने एस्टिमेटेड आईआरआर जो इंटरपोलेशन से निकाली वो आई यहां पे। अच्छा, अब ये थ्योरेटिकली आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड आईआरआर में डिफरेंट है, बट एग्जाम में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें एग्जाम में यही रिक्वायर्ड है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आईआरआर निकालना। और इसमें एक और चीज ध्यान में रखिए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने यहां पे लिखा हुआ है एनी टू, कोई से दो रेट ले लीजिए। अब हर बच्चा अपनी मर्जी से एग्जाम में डिफरेंट रेट ले रहा होगा। कोई बच्चा ए और बी लेगा तो कोई बच्चा सी और डी लेगा, सॉरी कोई बच्चा सी और डी लेगा, कोई बच्चा ई और एफ लेगा, कोई बच्चा ए और एफ ले रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रेट यू सिलेक्ट, आईआरआर का आंसर हर बच्चे का फर्क आने वाला है। जैसे जिस बच्चे ने इन दो पॉइंट्स को लिया उसकी स्ट्रेट लाइन कहां गुजरेगी, जिस बच्चे ने इन दो पॉइंट्स को लिया उसकी स्ट्रेट लाइन कहां से गुजरेगी, जिस बच्चे ने इन दो पॉइंट्स को लिया उसकी स्ट्रेट लाइन कहां से गुजरेगी। तो हर लाइन डिफरेंट पॉइंट से गुजरेगी।
IRR में आपका आंसर क्या आएगा, ये दो रेट्स की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। हर बच्चा अगर डिफरेंट रेट सेलेक्ट कर रहा है, हर बच्चे का आंसर सब्जेक्ट टू एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा, लेकिन हर बच्चा फुल बटा फुल मार्क्स लेगा, ये ध्यान में रखिएगा। IRR में कोई प्रिसाइज आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता जिस मेथड से हम करते हैं। हाँ, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से IRR निकालें या एक्सेल से, स्प्रेडशीट से एक्सेल आप IRR निकालें तो वो तो एक्यूरेट होगा, सबका सेम आएगा। लेकिन जिस तरह हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए IRR करते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए IRR का आंसर डिपेंड करता है रेट्स पे, और वो हम कोई सी भी दो रेट्स लेके कर सकते हैं सवाल। जी, IRR की कैलकुलेशन, हम किसी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, काम करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं एक दो छोटी छोटी सी, वो परफॉर्म करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है जी हमारे पास। अच्छा, इलस्ट्रेशन का डाटा मैं थोड़ा सा इसको आपके पिछली लर्निंग से, पिछली एग्जांपल से मिलाने के लिए थोड़ी लिखने में टाइपो मुझसे हो गया। ये बेसिकली वही प्रोजेक्ट ए है, बट फर्क क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे फिगर्स मिलियन में लेनी थी, ठीक है, तो मैं फिगर मिलियन में कर देता हूँ। ये फिगर मैंने मिलियन में कर दी, ये फिगर मैंने मिलियन में कर दी, ठीक है जी। तो ये डाटा वही डाटा है जो हमने प्रोजेक्ट का पहले पेबैक में सीखा था, पहले एनपीवी में यूज किया था, ठीक है। तो ये सेम डाटा है, थोड़ी सी मुझसे कह लीजिए टाइपो हुई भी थी, तो मैंने इसको क्लासरूम डिस्कशन के लिए सीधा कर दिया। इसको ये सारा डाटा मिलियन में आ गया। तब हमें कहा गया है कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन, 1 2 3 4 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ, इसकी रेजिडुअल वैल्यू 4 मिलियन, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट का IRR जानना है तो उसके तरीकाकार में पहला स्टेप है प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जरा ओवर द लाइफ बनाओ। क्या है, जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है उसकी लाइफ के ऊपर उसके कैश फ्लोज क्या है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 14, हमें इन्वेस्टमेंट और उस पर ईयर वाइज 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज बताए गए हैं रुपीज इन मिलियन में 90 40 30 20 20 एंड 24। ये चार भी हम ऐड कर देते हैं इसमें, ये 24, ये कैश हमारे पास आ गए। हमें कहा गया है कोई IRR निकालिए इनके, तो IRR के लिए कोई से दो रेट चाहिए। हम कोई से दो रेट अज्यूम करते हैं। लेट्स अज्यूम 10 एंड 20। मैं एक रेट 10 लेता हूं, एक 20 लेता हूं। तो डिस्काउंट फैक्टर लिया जाएगा 10% का, इस पे प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी और यहां पे आ जाएगी NPV एट 10%। फिर डिस्काउंट फैक्टर लिया जाएगा 20% का, फिर प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी और यहां पे NPV ले ली जाएगी 20% की। जी, आपके साथी का कहना है कि पहले एक रेट पे एनपीवी निकाल लें, फिर दूसरा रेट बाद में सेलेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन मैं फिलहाल आपको स्टेप्स की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। आगे चल के सवालों में ज्यादा हम ऐसे ही कर लिया करेंगे या जैसे भी चले। फिलहाल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं कि हमने कोई से दो रेट सेलेक्ट करने हैं। मैंने 10 और 20 सेलेक्ट किया। इन दो रेट्स पे मुझे इनकी एनपीवी लेनी है इस प्रोजेक्ट की, और फिर उसके बाद इंटरप्रेशन की बात है। तो बाय द वे 10% पे एनपीवी तो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई थी ना, आई कैन स्किप दैट पार्ट। तो 10% पे एनपीवी निकाली थी हमने 14.74 पॉजिटिव। तो जनाब 20% के रेट लाइए जरा। 20% 1 ईयर, टेबल पे जाइए। 20% 1 ईयर सिंगल प्रेजेंट वैल्यू टेबल 0.833। 20% 2 ईयर, अल्लाह वाला ठीक हो गया, कोई टेंशन निकाल लीजिए। 0.694 जी। 3 ईयर 0.579, 0.482। 5 ईयर 402 लीजिए जी। ये फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो हम हर कैश फ्लो को इसके रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे जी। 40 into 0.833 33.32, 30 into 0.694 20.82, 20 into 0.579 11.58, 20 into 0.482 9.64, और 24 into 0.402 9.65। लीजिए जी, सम कीजिए, इसकी एनपीवी बताइए। जी बेटा -4.99। अच्छा जी, हमें हमारा एनालिसिस क्या बता रहा है कि प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है 10% पे, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज्यादा है। प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है 20% पे, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है। अब हम जब इंटरपोलेशन फार्मूला पे जाएंगे तो इसका मतलब हमारा आंसर 10 और 20 के दरमियान कहीं आना चाहिए, ठीक है। 10 से ज्यादा, 20 से कम, इनके दरमियान कहीं आएगा। तो इंटरपोलेशन का फार्मूला IRR इज इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस NPV at lower interest rate over NPV at lower interest rate minus NPV at high interest rate multiplied with high interest rate minus low interest rate। ये जी हमारा इंटरप्रेशन का फार्मूला है। इसमें वैल्यू फीड करें तो लोअर इंटरेस्ट रेट हमारा 10, NPV at लोअर इंटरेस्ट रेट हमारी 14.74 ओवर 14.74 माइनस 4.99, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 20 minus 10।
यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है ये मिल के मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस हो जाता है। तो सॉल्व कीजिए, IRR क्या आ रहा है आपका? 17.47%। ये है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरपोलेशन से जब भी हम IRR डिटरमिन करते हैं वो एक अंदाजा होता है, और ये अंदाजा मैंने जैसे पहले बोला डिपेंड करेगा आप कौन से दो रेट सेलेक्ट करते हैं। 10 और 20 लिया, अंदाजा कुछ और है। 15-20 लोगे, आंसर कुछ और होगा। 8-20 लोगे, आंसर कुछ और होगा। बट हमारे लिए मैटर नहीं करता आंसर क्या आ रहा है, हमारे लिए मैटर करता है कि हम इन स्टेप्स को अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करके प्रेजेंट करें। आंसर जो भी आए, अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमें नंबर इंशाअल्लाह पूरे मिलेंगे। जी एनी क्वेश्चन? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेजर करना। अच्छा जी, एक रिपीट एक्टिविटी प्रोजेक्ट बी, ये भी सिमिलर, इसको भी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये मिलियन राइटो टाइपो यहाँ से हमसे थोड़ी सी हुई भी थी, वही प्रोजेक्ट भी पुराने वाला है, तो इसको भी उसी अंदाज में मिलियन में डाटा लेके सॉल्व कीजिए। इसकी भी IRR कैलकुलेट करनी है आपको। कैलकुलेट IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी। लीजिए जी प्रोजेक्ट बी का डाटा, 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 10, 8, 6, 4, 4 ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, और उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन की है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी भी 10% है, लेकिन IRR की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमें जरूरत नहीं पड़ती। IRR की कैलकुलेशन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज नहीं करते। NPV की कैलकुलेशन में कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया जाता है। IRR की कैलकुलेशन में कैश फ्लोज को किसी भी दो रेट पे डिस्काउंट करके हम IRR एस्टिमेट कर लेते हैं। तो जनाब प्रोजेक्ट बी का IRR बनाइए जरा, इसमें भी अपनी आसानी के लिए, ताकि आप सबका आंसर सेम आए। आई एम सजेस्टिंग 2 रेट्स। यहाँ पे आप ले लीजिए 5 और 15, यहाँ पे 5 और 15 ये दो रेट्स लेके IRR निकालिए। वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, उससे हमारा क्या लेना देना। IRR की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। IRR की कैलकुलेशन में वी सिलेक्ट एनी 2 रेट्स। तो मैंने आपको रेट्स दे दिए 2, आप मुझे बताएंगे NPV एट 5%, आप बताएंगे NPV एट 15%, और फिर आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट बी का IRR क्या आता है। जी बेटा, जी बेटा, मैंने राउंड ऑफ मिलियन में कर दिया, 3 0 काट के ना मैंने मिलियन कर दिया है। 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 10 मिलियन, 8 मिलियन एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज मैंने मिलियन में आपको कर दी है। और आखिरी 5 साल में 4 + 2 6 मिलियन हो जाएगा। 5वें साल में 4 मिलियन का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 2 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है। यही फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। इसी फॉर्मेट में आपने बस रेट, आपने 5 और 15 ये दो डिस्काउंट रेट यूज करने हैं। जी NPV एट 5% क्या आ रही है? 10.60 9.95 है ये जरा। अब इसमें कैलकुलेशन में डिफरेंस आने की वजह एरर के अलावा जो बन सकती है, एक कुछ बच्चे फैक्टर्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, कुछ बच्चे फैक्टर्स किताब से 3 डेसिमल राउंड ऑफ करके ले रहे होते हैं, तो उसमें राउंडिंग ऑफ से फर्क आ जाता है। मैंने आपको एडवाइस किया था डेवलप अ हैबिट ऑफ कॉपिंग डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम द टेबल इन द बुक। ठीक है, आदत बनाइए टेबल से कॉपी करने की। तो बहरहाल 5% पे 9.95, 15% पे 3.96, दोनों पे NPV पॉजिटिव है। इसका मतलब IRR इन दोनों से
ऊपर 15 से ज्यादा आनी चाहिए। तो क्या आती है IRR? $21.60 21.64%, ये है जी IRR। वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को, राउंडिंग ऑफ एरर्स को अवॉइड कीजिए, राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल को करेक्टली अप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, निकालो IRR। वैल्यूज आप लिख रहे हैं मिलियंस में, जब तो तमाम वैल्यूज को 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके रखिए। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे 2 डेसिमल तक फिगर्स करते हैं, कुछ बच्चे एक ही कॉलम में 2 के बाद कुछ वैल्यू 2, कुछ वैल्यू 1, कुछ वैल्यू 3। तो ये थोड़ी गलत अप्रोच है। यू शुड बी कंसिस्टेंट और मिलियन में फिगर हो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। दिस शुड बी कंसिस्टेंट हैबिट। जी इसको जी सब बच्चों की IRR कैलकुलेट होगी जी। आपके एक साथी का सवाल है कि IRR पे NPV 0 होती है, इसको ज़रा इंटरप्रेट कर दें। तो मैं कहता हूं IRR पे NPV 0 नहीं होती। बेसिकली जिस रेट पे NPV 0 होती है वो IRR होता है। दिस इज द अदर वे। तो इसको आप अदर वे देखोगे तो फिर शायद आपके ज़हन को सुकून मिल जाएगा। जिस रेट पे NPV 0 होती है वो रेट IRR होता है। तो हम इतनी मेहनत से वो रेट ढूंढ रहे हैं, ऐसा रेट ढूंढो, कभी 9.5 ट्राई करो, कभी 15 ट्राई करो, फिर IRR का इंटरप्रिटेशन का फार्मूला लगाओ। तो हम बड़ी मेहनत से वो रेट ढूंढ रहे हैं जिस पे NPV 0 होती है। और वो यहाँ से हमने असेस किया था कि भाई हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर NPV पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न R से ज्यादा है, NPV नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न R से कम है। तो हमें NPV चाहिए, हमें सॉरी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो फिर ऐसा रेट ढूंढ लो जिस पे NPV 0 हो जाए। पॉजिटिव पे रेट ऑफ रिटर्न R से ज्यादा, नेगेटिव पे रेट ऑफ रिटर्न R से कम, तो 0 पे रेट ऑफ रिटर्न R के बराबर। इस असूल के तहत हम वो रेट ढूंढने चले जिस पे NPV 0 हो जाती है। ठीक है, तो जिस रेट पे NPV 0 होती है वही रेट हमारा IRR होता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, टेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको जब पहली बात रिक्वायरमेंट आपकी ये नहीं है कि वेरीफाई करो, आपकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करो और इंटरप्रिटेशन से आप एस्टिमेटेड IRR निकाल रहे हो। आपने ये जो IRR निकाली है इस रेट पे इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे तो क्या NPV 0 आएगी? तो जैसे मेरा सवाल सुनिए, इस रेट पे जब इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे तो क्या NPV 0 आएगी? नो, व्हाई नॉट? एस्टिमेट है तो वेरीफाई क्या करना है आपने? इट इज एन एस्टिमेट, हमें पता है ये। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? 0 के करीब आएगी, 0 नहीं आएगी। अच्छा जी, IRR हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, एक असूल NPV था, एक असूल पेबैक था, एक असूल IRR है। लेकिन IRR में अभी हमने फिजिबिलिटी असेस नहीं की, हमने सिर्फ प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जाना है। डिसीजन रूल, वंस यू हैव कैलकुलेटेड IRR, प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न को IRR को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये आपका टारगेट रिटर्न है, दिस इज योर टारगेट रिटर्न, और ये प्रोजेक्ट जो ऑफर कर रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो आप कहते हो प्रोजेक्ट फीजिबल, एक्सेप्ट कर लो। अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो आप कहते हो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, फीजिबल नहीं है। हमने अभी कैलकुलेट किया IRR ऑफ A, दैट वाज 17.47%। हमने कैलकुलेट किया IRR ऑफ B, दैट वाज 21.6%। इन दोनों के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 10%। दोनों प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। इन्वेस्टर 10% डिमांड कर रहा था, प्रोजेक्ट 17.47 दे रहा है। इन्वेस्टर 10% मांग रहा था, प्रोजेक्ट 21.6 दे रहा है। इसका मतलब दोनों प्रोजेक्ट्स आर फीजिबल, दोनों प्रोजेक्ट्स आर फीजिबल। और अगर कंपैरिजन करना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो प्रोजेक्ट ऑफरिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न बी इज बेटर। IRR असूल के तहत प्रोजेक्ट ऑफरिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न इज बेटर। फीजिबल दोनों है, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है। अगर ये A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, दोनों में से कोई एक करना है, तो वो प्रोजेक्ट फिर IRR असूल के तहत भी है। जी एनी क्वेश्चन? फीजिबल दोनों है, लेकिन बेहतर B है।
अच्छा जी, इसके जरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जरा गो थ्रू कीजिए और कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो पूछिए, मार्क कर लीजिए, अभी मुझे टिक करवा दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। जो पॉइंट आपको लगे उस पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे मार्क करवा दीजिए। आई विल व्हेन ऑल द पॉइंट्स यू हैव रेड देन आई विल एक्सप्लेन। डिसएडवांटेज का पॉइंट 4, एडवांटेज का पॉइंट 5। जी बेटा, एनपीवी इज द बेस्ट टूल। I've already given you the statement. NPV is the best tool. हमने जितने भी टूल पढ़े हैं, जितने भी पढ़ने हैं, सब में बेस्ट टूल NPV। ये ड्रॉबैक नंबर 5 की बात करना चाह रहे थे, यस, इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। पॉइंट नंबर 5 पे बात कर लेंगे। एडवांटेज नंबर 3, तो भाई इतनी बात लिखी है ना, जितनी बात लिखी है वो तो ठीक लिखी है। खुद ही कह रहे हो कैलकुलेशन के लिए नहीं चाहिए, कैलकुलेशन के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन तो लेकिन वाली तो बात लिखी नहीं हुई। तो उसने क्या लिखा है? कैलकुलेशन के लिए नहीं चाहिए। एनपीवी कैलकुलेशन के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए। तो प्रोजेक्ट का सालाना रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? यस, आपको फिजिबिलिटी का फैसला करना है, देन यस, फिजिबिलिटी के फैसले के लिए जरूर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एनपीवी में एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है। आईआरआर में आईआरआर की कैलकुलेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ती। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन अगर टेकअप करूं, ये जो एडवांटेज लिखा हुआ यहाँ पे, इट कंसीडर्स होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बेसिकली इन कंपैरिजन अगर आप पेबैक देखो ना तो फिर ये एडवांटेज आपको समझ आएगा। पेबैक पीरियड में शायद वहां पे इतनी हमने डिसएडवांटेज को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। चलिए यहाँ पे बात करें तो उसके रेफरेंस में एक दो बातें, दो डिसएडवांटेज वहां पे हाईलाइट करता हूं पेबैक के। एक, पेबैक पीरियड मेथड ओनली कंसीडर्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो पैसा लगाया है उसके ऊपर हमें कुछ आए, मतलब जो लगाया वो तो आया है, उसके ऊपर भी हमें कुछ आए। तो पेबैक पीरियड का एक बड़ा ड्रॉबैक था कि इट कंसीडर्स ओनली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसी को अगर हम आगे लेकर चलें, जब इन्वेस्टमेंट वापस होगी उसके बाद क्या हो रहा है, छोड़ दो उसको, कंसीडर ही नहीं करता उसको। तो पेबैक पीरियड मेथड डज नॉट कंसीडर द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इट ओनली कंसीडर्स प्रोजेक्ट अप टू द पेबैक पीरियड। जब पैसे वापस आ गए, उसके आगे कितने पैसे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, हमने तो पेबैक में इसको देखा नहीं था। हमने तो कहा था देखो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में वापस आती है, उस पेबैक पीरियड को लेकर फैसला कर लो। तो यहां पे होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है, इनिशिएशन से लेके डिस्पोजल ऑफ द कैपिटल एसेट तक पूरी लाइफ कंसीडर की जाती है। सो दिस इज द प्लस ऑफ दिस मेथड, स्पेशली इन कंपैरिजन टू पेबैक पीरियड मेथड। अच्छा जी, कंपनी सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट वेयर आईआरआर एक्सीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो ये तो इंटरप्रिटेशन बड़ी सिंपल है। जिस कंपनी की आईआरआर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, एनपीवी मेथड में उस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? दोबारा सुनो, जिस प्रोजेक्ट की आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, एनपीवी मेथड में हम कैश फ्लो किस रेट डिस्काउंट करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो एनपीवी मेथड में उस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है ना, तो पॉजिटिव एनपीवी ही आएगी इसकी। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो यकीनन ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स वेल्थ में इजाफे का बाइस बनेगा। तो दिस इज अ प्लस। आप एनपीवी मेथड में पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट उठा लो तो भी शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफे का बाइस बन रहा है। आप आईआरआर मेथड में आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला प्रोजेक्ट उठा लो, ये भी शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफे का बाइस ही बनता है। यहां पे भी शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा है और एनपीवी में भी शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा है। सो दिस इज अ प्लस, क्योंकि शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा इंश्योर करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो एनपीवी मेथड भी उस ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाती है, ये भी आपको उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रही है। बट कामयाब कौन सा मेथड कितना है उस पर भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल यस, ये डिसीजन भी, ये टूल भी आपको वेल्थ में इजाफे की तरफ लेके जा रहा है। इंक्रीज इन वेल्थ यहां पे लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ यहां पे नहीं लिखा हुआ है। एनपीवी में हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। बहरहाल नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, तो पहले नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज देख ले होते क्या है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, हम किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज उठाते हैं, जैसे ये एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज है। इन्वेस्टमेंट है 70,000 की और उसके बाद रिटर्न शुरू हो गया जी, इनफ्लो 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 इनफ्लो, इवन दिस इज इनफ्लो। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल कैश फ्लोज। एक दफा इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न शुरू हो गया, इवन दिस इज कन्वेंशनल कैश फ्लोज। ये भी आउटफ्लो है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट भी आउटफ्लो, साल बाद भी आउटफ्लो, फिर इनफ्लो शुरू हो गया, ये भी इनफ्लो है।
तो अगर एक दफा आउटफ्लो कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट में इनफ्लोज ही चलते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल कैश फ्लोज। लेकिन एक दफा आउटफ्लो के बाद जब इनफ्लो शुरू हो गए, फिर दोबारा अगर कभी आउटफ्लो आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। ठीक है, आउटफ्लोज खत्म होने के बाद जब इनफ्लोज शुरू हो चुके हैं और दरमियान में दोबारा कभी आउटफ्लो आ जाए तो ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज कहलाएंगे। शुरू में आउटफ्लोज 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन आउटफ्लोज एक तरफ, इनफ्लोज एक तरफ, कन्वेंशनल कैश फ्लोज। लेकिन आउटफ्लोज के बाद इनफ्लोज और फिर आउटफ्लो आ जाए, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। अच्छा, ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या है, पहले हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आते हैं ड्रॉबैक की तरफ। क्या है? नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में गिव राइज टू मल्टीपल आईआरआर। आपको मैंने थोड़ी देर पहले आईआरआर का ग्राफ दिखाया था ना, वो कैसे था? कन्वेंशनल कैश फ्लो के साथ ग्राफ वाज लाइक दिस, सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्काउंट रेट 0 हो रहा था, लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। ग्राफ एनपीवी का ऐसे नहीं बनता, एनपीवी का ग्राफ ऐसे बन जाता है। इस टूल में ना एक ड्रॉबैक है, स्टैटिस्टिकल ड्रॉबैक है। इसकी लिमिटेशन है कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के साथ आप डिफरेंट रेट्स पे जब एनपीवी कैलकुलेट करते जाते हो तो 2 रेट्स ऐसे मिलते हैं जहां पे एनपीवी 0 हो रही होती है। इसका प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है, बट मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर कोई एमसीक्यू आएगा आपसे अंदाज में पूछना चाहे तो यू शुड नो कि 2 रेट्स पे एनपीवी 0 हो जाती है। अब हमें नहीं पता इसमें से ठीक रेट कौन सा है, सही आईआरआर कौन सा है। तो एज अ गाइडलाइन हमें यह कहा जाता है भाई आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो जिसके कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हैं। ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिनके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल हो सकते हैं, तो भाई नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज वाले प्रोजेक्ट के लिए फिर आईआरआर का टूल यूज ही नहीं करना, क्योंकि आईआरआर का टूल डिसीविंग रिजल्ट दे सकते हैं आपको। आईआरआर का टूल नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो पे डिसीविंग रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो जिसके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल है तो फिर एनपीवी को ही प्रेफर करना, उसी को यूज करना, आईआरआर को डिस्कार्ड कर देना। जी बेटा, ये तो हमने बात की भी है ना। ये तो खैर इंटरपोलेशन आपको एस्टिमेटेड आईआर देता है, जो फार्मूला है ये आपका। ये एक ड्रॉबैक है ना इस टूल का कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, आपका आंसर ही एस्टिमेटेड है इस मेथड की मदद से। दिस इज अ ड्रॉबैक कि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा, एस्टिमेटेड मिल रहा है। अच्छा जी, यहां पे एक लास्ट पॉइंट, एट टाइम्स इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट विद एनपीवी। हमने प्रोजेक्ट ए और बी जो पढ़े हैं उनमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं। नोट कीजिए, एनपीवी वर्सेस आईआरआर। चलें इसको कल बात कर लेंगे, ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। इस पॉइंट को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।